वो चचेरा भाई ही मास्टरमाइंड के रूप में काम किया है। और साथ ही अगर बात करें कि ये घटना को अंजाम कौन दिया, तो अंजाम देने वाला आने के बाद ऐसा देखते हैं कि जो मुकेश चंद्रकार की लाश, यानी कि उनका लाश जो है वो तैर रहा होता है सेप्टिक टैंक। वो शादी करते हैं 2021 में और चर्चा में आते हैं इतना ज्यादा कि 2000 वो शादी जब करते हैं वो दुल्हन को लाते हैं हेलीकॉप्टर में। अब आप सोचिए, इस तरह का शादी आप लोग शायद ही नहीं देखी। अगर बात करें तो मुकेश चंद्रकार के साथी, कुछ साथी होते हैं, उनके द्वारा, उनका जीमेल के द्वारा, उनका जो जीमेल होता है उनके द्वारा लोकेशन ट्रैक किया जाता है। तो लोकेशन पाया जाता है कि जो ठेकेदार होते हैं सुरेश चंद्रकार, अपने जान की परवाह किए हुए। ठीक उसी तरह से वो दिन भी होता है 1 जनवरी की शाम। वो घर से निकल जाते हैं और फिर पता चलता है कि शाम लगभग 1-2 घंटे के बाद उनका मोबाइल जो है, मोबाइल फोन स्विच ऑफ। और उस करप्शन को जो दिखाते हैं मुकेश चंद्रकार, जिसके बाद उनकी आवाज को जो है वो हमेशा हमेशा के लिए दबा दिया जाता है। जी हाँ, यह घटना को मैं विगतवार बताऊंगा। नक्सलियों और प्रशासन दोनों के बीच का समन्वय बना के रख। नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं जनता अदालत न्यूज। यूं तो कहे तो पूरे देश के जो संविधान है उसके चौथा स्तंभ माना गया है पत्रकारिता को। लेकिन हर बार ऐसा होता है कि एक पत्रकार, एक सच्चे पत्रकार, एक ईमानदार पत्रकार जब भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है तो उनके आवाज को दबाने का लगातार कोशिश किया जाता है। ठीक इसी तरह से एक मामला है छत्तीसगढ़ बीजापुर की 1 जनवरी की यह घटना है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक पत्रकार आवाज उठाते हैं, भ्रष्टाचार को, करप्शन को दिखाते हैं और फिर उनकी आवाज को जो है हमेशा हमेशा के लिए दबा दिया जाता है। वो एक सच्चे पत्रकार, एक निडर पत्रकार, एक ऐसे पत्रकार होते हैं जो कि नक्सलियों और प्रशासन दोनों के बीच का समन्वय बना के रखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्रकार की, जिनका खबर आप लगातार न्यूज चैनल पर देख रहे होंगे। 54 करोड़ का रोड होता है, उसको 120 करोड़ का दिखाकर करप्शन करते हैं, बड़ा करप्शन। और उस करप्शन को जो दिखाते हैं मुकेश चंद्रकार, जिसके बाद उनकी आवाज को जो है वो हमेशा हमेशा के लिए दबा दिया जाता है। जी हाँ, यह घटना को मैं विगतवार बताऊंगा कि आखिर वो कौन ठेकेदार होता है, ठेकेदार कौन होता है। और वो ठेकेदार जो है वो 10,000 के नौकरी करता है। 10,000 नौकरी से एक बड़ा करोड़पति, अरबपति ठेकेदार कैसे बन जाता है, मैं पूरे मामले पर विगतवार चर्चा करूंगा। घटना होता है 1 जनवरी 2025 की शाम का 8 बजे, लगभग 8 बज रहा होता है, जब मुकेश चंद्रकार के पास कॉल आता है और उनको जो है वो बुलाया जाता है। ये मामला जो है, ये कॉल का जो सिलसिला है वो नया नहीं होता है उसके उनके मोबाइल पे, कि शाम में कभी कॉल आ गया, रात में कॉल आ गया और वो चले गए। पत्रकार के पास कभी भी कॉल आ जाता था वो घर से चले जाते थे बिना अपने जान की परवाह किए हुए। ठीक उसी तरह से वो दिन भी होता है 1 जनवरी की शाम। वो घर से निकल जाते हैं और फिर पता चलता है कि शाम लगभग 1-2 घंटे के बाद उनका मोबाइल जो है, मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो जाता है। स्विच ऑफ हो जाता है, उनके भाई घर में होते हैं, उनके परिवार घर में होते हैं, पूरे परिवार उनकी राह देखते रहते हैं। रात बीत जाती है, पूरी रात, 1 घंटे 2 घंटे पूरी रात बीत जाती है। जब दूसरे दिन होता है, दूसरे दिन जब उनके परिजन, जिनको उनके बड़े भाई होते हैं युकेश चंद्रकार, वो जाते हैं ढूंढने, खोजने जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कहीं पे। तो एनडीटीवी के ही पत्रकार होते हैं नीलेश त्रिपाठी, उनके पास कॉल करते हैं, उनको ये मामला बताते हैं घटना के बारे में कि देखिए ऐसे ऐसा बात है, शाम को मेरा भाई निकला, उसके बाद उसका मोबाइल जो है स्विच ऑफ बता रहा है और उनका जो है पता भी नहीं मिल रहा है। उसके बाद उनके द्वारा ये कहा जाता है कि आप थाना में जो है आवेदन दीजिए, थाना को ये बात बताइए। तो थाना में वो उनके द्वारा आवेदन दे दिया जाता है, थाना के द्वारा ही कार्रवाई किया जाता है। उनका लोकेशन देखा जाता है, तो लोकेशन हालांकि ज़्यादा दूर तक थाना वाले पता नहीं कर पाते हैं। लेकिन लोकेशन की अगर बात करें तो मुकेश चंद्रकार के साथी, कुछ साथी होते हैं, उनके द्वारा, उनका जीमेल के द्वारा, उनका जो जीमेल होता है उनके द्वारा लोकेशन ट्रैक किया जाता है। तो लोकेशन पाया जाता है कि जो ठेकेदार होते हैं सुरेश चंद्रकार होते हैं ठेकेदार, जो 54 करोड़ का रोड जो ठेका लेते हैं और उसके बाद जो है वो 120 करोड़ का रोड बता देते हैं। और जिसके बाद वो रोड की दशा आप देखिएगा तो आप खुद बोलिएगा, उस रोड को वो दिखाते हैं, जिसके बाद
उनका आवाज को जो है दबा दिया जाता है। लोकेशन, जीमेल से लोकेशन पता किया जाता है, तो लोकेशन जो है पता चलता है कि जो सुरेश चंद्रकार होते हैं, जो उनके वर्कर होते हैं, लेबर होते हैं, जहाँ पे रहते हैं, वहीं का लास्ट लोकेशन उनका पता चलता है। तो उनके साथी के साथ साथ उनके जो बड़े भाई हैं, उसके साथ साथ उनके साथी वहाँ जाते हैं, वहाँ पता करते हैं, वहाँ देखते हैं आसपास में, तो उनको वैसा कुछ पता नहीं चलता, लेकिन साथ में प्रशासन भी जाती है। वहीं पे एक ऐसा दृश्य देखा गया जिसमें से ऐसा लगा कि कुछ अलग है, कुछ नया है। वो क्या था? वहाँ था एक सेप्टिक टैंक, जो टंकी होता है, सेप्टिक टैंक बनाया गया था, और वो सेप्टिक टैंक का जो है प्लास्टर जो है ऊपर से वो नया नया किया गया था। हालांकि वो टैंक जो है पुराना टैंक था, लेकिन उसका जो प्लास्टर है वो नया नया किया गया था। तो उनका शक होता है, उनके जो साथी होते हैं, कि इनका जो लोकेशन, जीमेल का लोकेशन है, वो लास्ट लोकेशन यहीं का बगल का, और बगल में सेप्टिक टैंक है, वहाँ पे देखा जा रहा है कि जो प्लास्टर है वो नया नया है। पर उनके जो साथी होते हैं वो जिद करते हैं प्रशासन से कि ये प्लास्टर को जो हटाया जाए, सेप्टिक टैंक का जो है कवर जो है ऊपर से वो हटाया जाए। कवर हटाने के बाद ऐसा देखते हैं कि जो मुकेश चंद्रकार की लाश, यानी कि उनका लाश जो है वो तैर रहा होता है सेप्टिक टैंक में। यह घटना आप सोचिए, कोई इतना क्रूर, इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि किसी सच्चे पत्रकार को मारकर वो सेप्टिक टैंक में डालकर चुनाई करवा दिया जाता है। वहां पे लाश निकाला जाता है। लाश निकालने के बाद जब पोस्टमार्टम होता है लाश का, पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वो रिपोर्ट सुनकर आपका भी रूह कांप जाएगा। 16 mm का रड से उनको इतना मारा जाता है, उनका गर्दन का सारा हड्डी टूट जाता है, 15-15 फ्रैक्चर होता है, दिल का जो हार्ट का जो होता है वो 4 टुकड़ा हो जाता है। अब आप कल्पना कीजिए कि किस तरह से, कितने बेरहमी से उनको मारा गया, जिसके बाद मारने के बाद सेप्टिक टैंक में डाल दिया गया और ऊपर से चुनाई कर दिया गया। सोचिए, ताकि उनका लाश जो है कहीं पता भी नहीं चले, किसी को पता नहीं चले, और इस तरह से इतने बड़े काम को अंजाम दे दिया जाता है। निडर पत्रकार की अगर बात करूं तो ये वही मुकेश चंद्रकार हैं, ये वही पत्रकार हैं जो कई वर्ष पहले नक्सली के द्वारा सीआरपीएफ के जवान जो होते हैं, कोबरा कमांडो जो होते हैं, उनको वो अपने साथ साथ 4 साथी होते हैं उनके, पत्रकार के साथ साथ वो 4 साथी के साथ मिलकर वो नक्सलियों के पास जो बंदी बनाए गए होते हैं सीआरपीएफ के जो कोबरा कमांडो, उनको उनके बंदी से वो वापस लाते हैं। जी हाँ, इतने निडर होते हैं पत्रकार, यार वो पत्रकार होते हैं। उनका एक अपना भी यूट्यूब चैनल है, आप लोग देखिएगा जाके, बक्सर जंक्शन के नाम से। उनके यूट्यूब चैनल में आप लोग देखिएगा कि वो नक्सली कैसे रहते हैं, कैसे वो लोग झंडा फहराते हैं, कैसे क्या करते हैं, उनके पूरे दिनचर्या को वो दिखाए। यानी कि इतने निडर हैं कि बताइए, नक्सली के पास जो माओवादी होते हैं, माओवादी संगठन होते हैं, उनके पास प्रशासन के भी जाने का हिम्मत नहीं होता है। प्रशासन भी कहा जाए तो वहाँ पे इस तरह से नहीं जा सकते जहाँ पे मुकेश चंद्रकार पहुँच जाते हैं, और वहाँ का जो है वो क्लिप दिखाते हैं, वहाँ का फुटेज वो दिखाते हैं। और एक तरह से कहा जाए तो प्रशासन और नक्सलियों के बीच का समन्वय जो होता है, प्रशासन को अगर नक्सलियों से कुछ कहना होता है तो मुकेश चंद्रकार को कहते हैं, नक्सलियों का भी काम प्रशासन से भी वही बीच का समन्वय, वो एक तरह से कहा जाए तो समन्वय का काम कर रहे थे। अब सोचिए, ऐसे पत्रकार, ऐसे सच्चे पत्रकार, उनका आप खास करके यूट्यूब चैनल जरूर खोलिएगा, यूट्यूब चैनल में जाकर देखिएगा कि वो किस तरह से नक्सलियों के साथ जाकर, नक्सलियों के पास जाकर उनका रहन सहन को दिखाते हैं, और किस तरह से वो प्रशासन के साथ भी, यानी कि एक पत्रकार के तौर भी NDTV जो नेशनल चैनल है, न्यूज चैनल, उसमें भी वो काम करते हैं, उसमें भी वो रिपोर्ट देते हैं। तो ऐसे पत्रकार का आवाज जो है वो दबा दिया गया, और वो दबाया गया, वो कोई आम आदमी नहीं, वो कोई अन्य व्यक्ति नहीं, अदर व्यक्ति भी नहीं कह सकते हम लोग, वो उनके अपने चचेरे भाई सुरेश चंद्रकार जो हैं, वो उनके ही, मुकेश चंद्रकार के ही चचेरे भाई, यानी कि मुकेश चंद्रकार और सुरेश चंद्रकार के दादा जो होते हैं, दोनों दादा, उन लोगों के दादा, वो दोनों अपने सगे भाई होते। सोचिए, इतने बड़े घटना को अंजाम दिया वो यार कोई नहीं, अपना चचेरा भाई निकला। वो चचेरा भाई ही मास्टरमाइंड के रूप में काम किया है। और साथ ही अगर बात करें कि ये घटना को अंजाम कौन दिया, तो अंजाम देने वाला सुरेश चंद्रकार के ममेरे भाई
रितेश चंद्रकार के साथ दो अन्य व्यक्ति थे। एक तो जो उनके सुपरवाइजर महेंद्र राम टीका, वो भी साथ में थे। आप लोग फोटोज के माध्यम से देख सकते हैं। यही 3 व्यक्ति मिलकर इस पूरे घटना को अंजाम दिए और मारने के बाद, इतने बेरहमी से मारने के बाद, वो जो है उनके लाश को सेप्टिक टैंक में डाल के चुनाई कर दिया जाता है। अब सोचिए, ये वही पत्रकार है जो कुछ साल पहले एक 5 साल की बच्ची पोस्ट कर रही होती है एक वीडियो सोशल मीडिया पे और बोलती है कि मेरे पापा को बचा लीजिए। उनके पापा वही होते हैं जो सीआरपीएफ के जो कोबरा कमांडो हैं, वही उनके पापा हैं। उनको वो बच्ची कहती है कि हमारे पापा को जो नक्सलियों के द्वारा बंदी बनाया गया है उनको बचा लीजिए। ऐसा उनका सोशल मीडिया पे एक पोस्ट आता है, जिसके बाद जो है मुकेश चंद्रकार वो अपने जान की परवाह ना करते हुए अपने साथ साथ 4 अन्य पत्रकार दोस्तों के साथ वो जाते हैं नक्सलियों के साथ, या नक्सलियों के को वो कहते हैं कि इनको छोड़ दीजिए। और इसके बाद बातचीत करने के बाद जो नक्सली भी जो है उनको बंदी बनाए रहते हैं और छोड़ देते हैं। अब सोचिए, बंदी बनाए रहते हैं, उसमें से अगर बात करूं तो एक भारी मुठभेड़ होता है उस समय। और उस मुठभेड़ में लगभग 35 जवान जो है वो शहीद भी हो जाते हैं। अब सोचिए, ऐसा मुठभेड़ था। इस मुठभेड़ में बंदी बनाए गए एक वैसे सीआरपीएफ कोबरा कमांडो जिनको वो नक्सलियों के पास बंदी बनाए गए थे और नक्सलियों से वो छुड़ा कर लाए। सोचिए, ऐसे पत्रकार की आवाज को जब दबा दिया जाता है तो देश में हर एक पत्रकार, बताइए, पत्रकार को माना जाता है देश का, अगर बात करें हम लोग, संविधान का चौथा स्तंभ माना गया। लेकिन स्तंभ को ही हमेशा क्यों दबाया जाता है? क्यों? अगर सच का अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है पत्रकार, तो उनकी आवाज को क्यों हमेशा दबाया दिया जाता है? इस पर एक बड़ा कानून क्यों नहीं पत्रकार के पक्ष में बनता है? तो इस पर हर एक जगह से अगर बात करें अभी हम लोग, तो पूरे देश में जो है वो सभी आक्रोशित दिख रहे हैं। और अनेकों जगह से ये कहा जा रहा है कि जो मुकेश चंद्रकार के जो दोषीवार हैं, सुरेश चंद्रकार, रितेश चंद्रकार एवं अन्य 2 व्यक्ति हैं, उन सभी के फांसी का मांग कर रहे हैं सभी व्यक्ति। और ऐसे व्यक्ति को फांसी से भी बड़ा सजा मिलना चाहिए, इस तरह के व्यक्ति को। हालांकि अब सजा क्या होगी वो कानून तय करेगा, लेकिन इस तरह का जो है, इस तरह का मामला जो है लगातार देखने को मिलता है। और इस तरह का जो पत्रकार का आवाज दबा दिया जाता है, इस मामले पे आप लोगों का क्या राय है? आप लोग क्या टिप्पणी करते हैं? अपना अपना टिप्पणी जरूर दीजिएगा। हम बात करें अगर सुरेश चंद्रकार की, तो सुरेश चंद्रकार अरबों खरबों के मालिक कैसे बन जाते हैं? सुरेश चंद्रकार हालांकि चर्चा में तब आते हैं जब उसका शादी 2021 में वो शादी करता है। वो शादी करते हैं 2021 में और चर्चा में आते हैं इतना ज्यादा कि वो शादी जब करते हैं वो दुल्हन को लाते हैं हेलीकॉप्टर में। अब आप सोचिए, इस तरह का शादी आप लोग शायद ही नहीं देखे होंगे। सुरेश चंद्रकार इतने बड़े करप्ट जो है ठेकेदार होते हैं, वो करप्शन कर करके, भ्रष्टाचार कर करके इतने बड़े आदमी बन जाते हैं, यानी कि इतने बड़े संपत्ति का मालिक बन जाते हैं कि वो शादी जो करते हैं वो हेलीकॉप्टर से अपनी पत्नी को लाते हैं। और अगर बात करें हम लोग सुरेश चंद्रकार की, तो वो उसकी शादी जो हुई थी सुरेश चंद्रकार का, तो वो अपने शादी में लगभग 10 करोड़ से भी ज़्यादा खर्च हुआ था उसके शादी में। अब सोचिए किस तरह का वो ठेकेदार है। और वो ठेकेदार एक समय में ऐसा ठेकेदार था कि एक समय में वो मात्र 10,000 का नौकरी करता था, यानी कि एसपीओ में नौकरी करता था, स्पेशल पुलिस ऑफिसर का नौकरी करता था। और उसी बीच उससे पहले की अगर बात करें हम लोग, तो वो पहले बावर्ची था और उसके बाद वो एसपीओ का नौकरी लगा। एसपीओ का नौकरी लगने के बाद वो बड़े बड़े अधिकारियों के साथ उनका जो है समन्वय, बातचीत हुआ और उसी के द्वारा वो कांटेक्ट हुआ बड़े बड़े अधिकारियों से। और उसके बाद उसको बड़ा बड़ा जो है वो रोड का, बहुत जगह का सरकारी कामों का वो ठेका लेने लगा, यानी कि सरकारी कामों का वो ठेकेदार हो गया। और उसके बाद वो 10,000 का नौकरी से अभी अरबों खरबों का मालिक वो बन जाता है। तो इस तरह से भ्रष्टाचार
करने वाले के खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठाता है, कोई भी उसका जो है उसको दबाया नहीं जाता है। और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है, भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कुछ नहीं होता है, और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है उसकी आवाज को हमेशा हमेशा के लिए दबा दिया जाता है। सोचिए किस तरह का देश है। अब इस पर क्या आप लोग आप लोग का राय है कि उसको कैसी सजा मिलना चाहिए? इस तरह का जो घटना का अंजाम दिया उसको किस तरह का सजा मिलना चाहिए? आप लोग कमेंट में जरूर अपना राय दीजिएगा। धन्यवाद।